तो ये पानी का काम केवल राज का नहीं होता जी और ये केवल राजेंद्र का भी नहीं है। जी सर। पानी का काम सबका होता है। पानी की जरूरत सबको होती है। तो जब सबका काम है ये, तो सबको मिलके करना पड़ेगा। चंबल के बागियों की बंदूकें छूट गई और वो बंदूकें छोड़ के किसान बन गए। बंदूकें छोड़ के फावड़ा उठा के पानी का काम करने लगे। नमस्कार, आज हम पूछे हैं तरुण भारत संघ बिकमपुरा में। आपको बता दें कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात राजेंद्र सिंह जी के यहाँ पे राजेंद्र सिंह जी पिछले 50 वर्षों से जल के लिए जंग लड़ रहे हैं। 50 वर्षों में उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई और उन्होंने जल प्रबंधन को लेके क्या क्या नवाचार किया और कौन कौन सी नदियों को उन्होंने पुनर्जीवित किया है और जल को लेकर और भी क्या कार्य किया गया है, क्या नवाचार किया गया है, जल को कैसे बताया जा सकता है, आने वाले समय में जल को लेकर उनकी क्या योजनाएं हैं, ये तमाम बातें हम आज उनसे जानेंगे। सर, मौनवाणी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, इस्तकबाल है। सर, आप अपने बारे में बताइए कि आपने जल की शुरुआत कब और कहां से की। देखो, बेसिकली मैं गंगा और यमुना के बीच जन्मा और जब मैं भारत सरकार में 1980 में आया जयपुर, तो 4 साल सरकार में मुझे पूरा घूमने का अवसर मिला। तब मैंने देखा कि अलवर जिले के थानागाजी तहसील में ये जो गोपालपुरा, गोविंदपुरा, जैतपुर, ये सब पानी के संकट के कारण कुपोषित हो गए हैं और यहाँ रतौंधी रोग है। तो मुझे 4 साल में लग रहा था अब जल्दी से छोड़ के मैं अपने मन का काम करूं। तो जब मैं ढूंढ रहा था कि मैं रिजाइन करने के बाद कि मुझे कहाँ काम करना चाहिए, तो मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगी और मुझे लगा कि ये इलाका बेपानी होके लाचार, बेकार, बीमार होके उजड़ रहा है। तब मैं यहाँ आया और फिर यहाँ पहले तो मैंने यहाँ दवाई और पढ़ाई का ही काम शुरू किया, क्योंकि आसपास में कहीं स्कूल नहीं थे, तो बच्चों को थोड़ा पढ़ने का मौका मिले। जवान लोग तो यहाँ थे नहीं, सब किस सन की बात है सर ये? 84 की जी और फिर यहाँ जब ये बुरे हालात थे, तो इन बुरे हालात से निपटने के लिए मैंने इलाज ही शुरू किया लोगों का। बहुत सारे लोग जो रतौंधी रोग से बीमार थे वो ठीक हो गए। उनमें से एक बूढ़े बाबा जिनका नाम मांगू काका था, उन्होंने कहा, ओ राजेंद्र, माने था कि दवाई पढ़ाई को नहीं चाहे, माने तो पानी चाहे, तू अठे रहे तो पानी का काम कर। तो मांगू काका ने मुझे ये समझा दिया कि ये जो मैं पढ़ के आया हूँ वो पढ़ाई इनके काम की नहीं है, यहाँ तो पानी चाहिए, पानी की जरूरत समस्या है। है। हाँ, तो मुझे पानी का काम करना नहीं आता था। मांगू काका अनपढ़ किसान था, उसके पास बहुत ज़्यादा शब्द भी नहीं थे बताने के लिए, लेकिन उसने मेरी जल विद्या में 2 दिन में 2 PhD कंप्लीट की। पहले दिन उसने चमड़े के चरस में बैठा के 150 फीट गहरे सूखे कुएं में नीचे उतार दिया और क्या देख, धरती देख, नीचे कैया छे। तो वहाँ पर धरती में कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर थे, जैसे इस तरफ है ना यहाँ दीवार में, ऐसे सीधे नीचे की तरफ यूं। तो जहाँ ऐसे फ्रैक्चर होते हैं वहाँ हरे भरे पत्तियों वाले पेड़ होते हैं और जहाँ हॉरिजेंटल फ्रैक्चर्स होते हैं वहाँ कांटे वाले पेड़ होते हैं, जैसे उस तरफ जी कांटे जी। के पेड़ हैं। तो जियो हाइड्रो साइंस में धरती के पेट को जानना, क्या उसको लेकिन सर उसने वो 25 कुएं दिखाए मुझे। लेकिन सर वो व्यक्ति उस समय मतलब निरक्षर थे और आज ये जो आप चीजें बता रहे हो ये पढ़े लिखों को भी नहीं मालूम है, तो उनके पास इतना ज्ञान। देखो, उनके पास ज्ञान था, वो अपने जीवन का अनुभव, उन्होंने कुएं खोदे थे, कुएं खोदते दिखे थे कि धरती में पानी कहाँ मिलता है, कैसी धरती में पानी मिलता है, कैसी में नहीं मिलता। तो वो जो उनका ज्ञान था, वो ज्ञान उन्होंने उस दिन मेरे ऊपर अप्लाई किया। जी
और उस ज्ञान को कहते हैं विद्या। जी तो आपको पीएचडी जब आप शिक्षा में करते हैं तो 19 साल लगते हैं, जी 16 साल पोस्ट ग्रेजुएशन और 3 साल जी पीएचडी थीसिस। लेकिन उसने तो मुझे पीएचडी एक ही दिन में दे दी। वो दी विद्या में, क्योंकि उसका जो ज्ञान था वो ज्ञान उसने 25 सूखे कुओं में मुझे नीचे उतार के यानी दे सच दिया। मायनों में आपके जल के पहले गुरु बाबा थे, हाँ, मांगू काका। मांगू काका थे। तो वो जो उन्होंने मुझे सिखाया उसको मैं सीख के फिर ये काम करने लगा। दूसरे दिन जो मेरी दूसरी पीएचडी थी वो मुझे साइट सिलेक्शन करना सिखाया। ऊपर ले गए पहाड़ पे, गांव के ऊपर। जी तो जहाँ से वो नदी बन के बह के नीचे आती थी पहले, वो सूख गई थी, मर गई थी। तो उसने कहा देख, तो जहाँ धरती में ज्यादा ऊपर का तेज ढाल ना हो वहां तो सीधा बांध बना दे, और जहाँ ऊपर से तेज पानी आता है वहां उल्टा बांध बना दे। उल्टे का मतलब होता है कॉन्वेक्स डिजाइन। जी और जहाँ नेचुरल डिप्रेशन मिल जाए वहां तू अर्धचंद्राकार जोहड़ बना दे। तो उसने इशारों इशारों में साइड सिलेक्शन सिखा दिया, और इस साइड सिलेक्शन के अंदर द कॉन्शियसनेस, संवेदना और संचेतना थी। और संचेतना और संवेदना की जो प्रौद्योगिकी होती है और अभियांत्रिकी होती है वो कभी विस्थापन नहीं करती, प्रकृति में बिगाड़ नहीं करती। लेकिन ये जो आजकल की प्रौद्योगिकी और ये अभियांत्रिकी है और विज्ञान है वो तो करता ही बिगाड़ से शुरू। पहले विस्थापन करता है, जो पहला है उसको हटाओ, नया लेके आओ। तो जब आप पुराने को हटाने लगते हैं और नया लेके आते हैं तो उस नए का कुछ पता नहीं होता कि वो कितना काम का है कि नहीं है। जी। तो यही आज हमारा विकास है। तो उसके बाद में आप जोड़ बनाने आरंभ कर दिया। हाँ, फिर तो हमने सबसे पहले चौथरे वाला जोहड़ बनाया जी गोपालपुरा में, फिर मेवाड़ वाला बांध बनाया, और फिर तो इन दोनों को देख के पूरा इलाका प्यासा था, बेपानी होकर उजड़ रहा था। तो सब ने मांग करना शुरू किया। तो सबके साथ फिर हमने जाके मिलके पद यात्राएं करके लोगों को समझा के पानी के काम में लग गए। लेकिन पानी वहीं आता था जहाँ खदान नहीं है। जहाँ खदानें होती थी वहाँ तालाब में पानी नहीं आता था। जी तो फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट में हमने मुकदमा किया और अरावली में दिल्ली से लेकर हिम्मतनगर गुजरात तक 28,000 खदानें बंद कराई। जो 692 किलोमीटर का हाँ, एरिया है, एरिया है लंबा, 692 लंबा। लंबा। वैसे तो वो एक लाख कुछ हजार किलोमीटर का है, जी स्क्वायर किलोमीटर का। जी तो ये जो एरिया था, इस एरिया में डोलामाइट, ग्रेनाइट, जी मार्बल ये सब थी, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। तो जब ये बंद हुई तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। तो फिर हमने सब बेरोजगारों को पूरे चारों राज्यों में पानी के काम में लगा दिया। जी हरियाणा में भी लगा दिया, दिल्ली में भी बनाए हमने जोहड़, और यहाँ भी गुजरात में भी, राजस्थान में भी। सर, अपन बात करें तो 2024 में आपके तरुण भारत संघ को 50 वर्ष होने को हैं। तो 50 वर्ष के इस कालखंड में आपने अब तक छोटे बड़े कितने जोड़ बनाए? देखो, यूं तो तरुण भारत संघ ने अनगिनत जोहड़ बनाए हैं पूरे भारत में, जिनका कुछ बहुत एग्जैक्ट एक्यूरेट आंकड़ा देना बड़ा मुश्किल होगा। जी सर। पर 14,800 तो हमने तरुण भारत संघ ने अपने हाथों से, अपनी मदद से बनाए। बाकी हजारों हजार तालाबों को हमने लोगों को मदद की, कैसे तालाब बनाना, कैसे जोहड़ बनाना, जी कैसे नदी को जिंदा करना। जो नदी सूख गई है, मर गई है, वो नदी कैसे शुद्ध सदा नीरा होकर बहे। ये सब जो विद्या है पानी की, वो हमने लोगों के पास जाके लोगों को सिखा के बनाई। वो ये जो संख्या है जो लोगों ने अपने जी आप बनाई वो हजारों हजार है, अनगिनत है। अनगिनत है।
लेकिन ये जो 14,800 हैं, जी ये तरुण भारत संघ ने अपने हिसाब से बनवाए। सर, तरुण भारत संघ की, या यूं कहें कि आपके इस 50 साल के जीवन काल की वो पहली नदी कौन सी थी जो मृत हो चुकी थी और उसको आपने पुनर्जीवित किया था? सबसे पहली नदी थी अरवरी। क्या हुआ कि ये काम तो मैंने गोपालपुरा से, जो शायद संभवतः भारत की सबसे छोटी नदी है, सबसे छोटी नदी है। ये जो गोपाल प्रतापगढ़ के पास में। प्रतापगढ़ के पास में, जी ये जो गोपालपुरा गांव है, यहाँ हमारा काम शुरू हुआ था। जी यहाँ की रिश्तेदारी हमीरपुर गांव में थी। जी सर। तो हमीरपुर का रूडाराम मीणा आया और उसने कहा आपने गोपालपुरा में तो करवा दिया, मेरे गांव में भी करवाओ। जी तो फिर बद्री मीणा मुझे वहां लेके गया और फिर मैंने उनके गांव में पहले काम शुरू किए। उनके गांव में तो बहुत काम हुआ क्योंकि वो गांव तो बिल्कुल बेपानी होकर उजड़ ही गया था। तो फिर उनका काम देख के पूरी अरवरी नदी में सेवा का ग्वाड़ा, भांवता, कोलाला, भूरियावास, ये पूरे का पूरा इलाका, आगर, सब इलाके में फिर पानी का काम होने लगा और वो एक अभियान की तौर पर, एक आंदोलन की तौर पर हुआ। अरवरी अगेली नदी में हमने 600 छोटे बड़े बांध, चेक डैम, एनीकट बनाए। तो जो बारिश का पानी होता है वो बारिश का पानी वहीं इकट्ठा हो जाता है और फिर इकट्ठा होकर धरती के पेट में चला जाता है। तो फिर धरती के पेट में से सूरज भी चोरी नहीं कर सकता, जी सूरज की हिम्मत भी नहीं है धरती के पेट में से चोरी करने की। तो फिर उस इलाके को पानी मिल जाता है। तो ये जो पूरा इलाका था, इस इलाके में एक भी फसल नहीं होती थी, तभी तो लोग बीमार हुए थे रतौंधी से। जब हमने ये पानी का काम किया तो नदी साल भर बहने लगी, और शुद्ध सदा लोगों के निरावरण। चेहरों पे खुशहाली छा गई हाँ, होगी। रौनक आ गई, रौनक आ गई। सर, अलवर जिले की एकमात्र नदी रूपारेल है, हाँ जो कि उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। हाँ उसको लेकर आपने काफी कार्य किया है, हाँ। लेकिन वर्तमान हालात देखें, थानागाजी के आसपास उस पे अतिक्रमण हो गया है, कचरे का ढेर उस पे लगा हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, आप जानते हैं कि रूपारेल पर हमने बहुत काम किया था। मैं आज आपको उसकी किताब भी दे दूंगा काम की। लेकिन थानागाजी के लोगों के मन में उस नदी के प्रति जो प्यार और सम्मान होना चाहिए वो नहीं हुआ। इस कारण सारी प्लास्टिक और गंदगी उस नदी में जा रही है। अरे वो एक इतनी अच्छी नदी है, वो नदी शुद्ध सदा निरा होकर बहेगी तो थानागाजी पानीदार बन जाएगा। थानागाजी को यदि पानीदार बनना है तो उसको अपनी रूपारेल को ठीक रखना पड़ेगा। रूपारेल में लावा का बास में हमने लावा का बास से ऊपर फुट्याड़ा बांध, टोरडी, इन सब इलाके में बहुत काम किया पानी का और उसके कारण ये इलाका पूरा पानीदार हो गया था। लेकिन जब ये अपनी इन सब चीज़ों को ठीक नहीं रखेंगे, देखो ये पानी का काम केवल राज का नहीं होता जी और ये केवल राजेंद्र का भी नहीं है। जी सर। पानी का काम सबका होता है, पानी की जरूरत सबको होती है। तो जब सबका काम है ये, तो सबको मिलके करना पड़ेगा। इस पानी के काम को कोई अकेला करेगा तो पानी का काम नहीं होगा। पानी का काम साझा है जी और पानी का काम साझे भविष्य के लिए, इसलिए हम सबको मिलके पानी का काम करना चाहिए। मैं थानागाजी के भाइयों और बहनों से कहूँगा कि थानागाजी को इज्जतदार, समझदार, पानीदार, मालदार बनना है तो रूपारेल उसको ये सब कर सकती है। रूपारेल के अंदर वो सकती है कि उसके कैचमेंट एरिया में जी जितने भी पानी अभी बारिश के दिनों में सब ऐसे ही बह जाता है, उसको जगह जगह रोक के धरती के पेट में डालना चाहिए, जिससे धरती का पेट पानी से भरा रहेगा तो सबको पानी मिल जाएगा। सर, ये जो थानागाजी का जो क्षेत्र है, ये पहले डार्क जोन था, तो इस पे भी आपने काम किया है? देखो, पूरा का पूरा थानागाजी का इलाका सरकारी रिकॉर्ड में डार्क जोन लिखा था। वो डार्क जोन था, पानी था ही नहीं। जी जब हमने यहाँ पानी का काम किया तो ये डार्क जोन से बदल के व्हाइट जोन हो गया। जी अब धरती के पेट में पानी है, लेकिन ये धरती के पेट में पानी जब तक रहेगा जब तक लोग थानागाजी के अपने पानी को अनुशासित होके उपयोग करना शुरू करेंगे। जब लोगों के मन में अपने पानी को अनुशासित होकर उपयोग करने का भाव रहेगा तो थानागाजी पानीदार बना रहेगा। जी सर। और यदि अनुशासित होकर पानी का उपयोग नहीं करेंगे, पानी के उपयोग की कुशलता, दक्षता
यदि थानागाजी के लोग नहीं करेंगे तो फिर बेपानी होकर उजड़ेगा, जैसे फतेहपुर सीकरी उजड़ा था। जी सर, जल को लेकर आपने कई जंग लड़ी हैं, लेकिन क्या आप हमें ये बताएंगे कि वो कौन सी जल को लेकर जंग थी आपकी, जिसमें आपको सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखो, पानी वैसे तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन पानी का जो निजीकरण है, पानी का जो व्यापारीकरण है, पानी के निजीकरण और व्यापारीकरण के कारण हमारी नदियां प्रदूषित हो रही हैं, दूषित हो रही हैं। क्योंकि पानी की जो कंपनियां हैं, जब वो हमारे पानी को दूषित प्रदूषित करती हैं तो उनका पानी ज्यादा बिकता है, जी उनकी बोतलें ज्यादा बिकती हैं। जी तो मेरे लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण, और ना केवल भारत में, वो पूरी दुनिया में चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि पूरी दुनिया में पानी का जो निजीकरण है, उस निजीकरण होने के कारण बहुत सारे लोग बेपानी होकर उजड़ रहे हैं। तो जब लोग बेपानी होकर उजड़ते हैं तो उनकी जिंदगी में लाचारी, बेकारी, बीमारी आ जाती है जी और फिर वो बहुत ही तबाह हो जाते हैं। तो जब मैं उनके पानी के निजीकरण को रोक के सामुदायिकरण का काम कर रहा था, तो पानी की प्राइवेट कंपनियों ने हम पर हमले किए, हमेशा हमले किए, जानलेवा हमला किए। जी सर। एक बार के जानलेवा हमला में तो मैं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में 20-22 दिन रहा, एक बार 6 महीने। मेरा मेरा हालत बहुत, मैं कैसे बच गया मुझे मालूम नहीं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो पानी का काम है, ये पानी का काम प्रकृति का काम है, भगवान का काम है। क्योंकि भारत के लोग जब तक वैदिक काल में जीते थे, तब तक भारत के लोगों का भगवान था भय से भूमि, गय से गगन, जी वैसे वायु, आ से अग्नि और नय से नील। जी ये जो पंच महाभूत हैं, जी ये भारत के भगवान थे और उनमें जल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण था। तो इसलिए भारत के लोगों में ये ज्ञान, विज्ञान, पानी का अध्यात्म, ये सब कुछ है। लेकिन पानी के संरक्षण का जो सदाचार है, वो सदाचार मिटता जा रहा है। इसलिए आप यदि भारत को पानीदार रहना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो हम इस भूजल का रक्षण, संरक्षण और प्रबंधन करें, जिससे हम पानीदार बने। सर, मैंने आप ही के किसी लेख में पढ़ा है कि 2050 में जल संकट इतना गहरा जाएगा कि पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा। पूरी दुनिया, मैंने पिछले 10 सालों में 127 देशों में कई कई बार जाके देखी है। वो मैं देख रहा हूँ कि लोग बेपानी होके उजड़ रहे हैं, और जब ये उजड़ के किसी पानीदार देश में जाते हैं तो वहाँ के लोग इनके बारे में कहते हैं कि ये क्लाइमेटिक रिफ्यूजी आ गए, उसको कहते हैं जलवायु परिवर्तन शरणार्थी। जी और इन जलवायु परिवर्तन शरणार्थियों के लिए अभी तक यूएन ने कोई सिस्टम बनाया नहीं जी कि उनको मदद करे। तो ये जो जलवायु परिवर्तन शरणार्थी हैं, ये जब भी कहीं दुनिया के शहरों में जाके बसते हैं तो उनको उस शहर का लैंडस्केप डेंजरस हो जाता है, जी क्योंकि ये बड़ी संख्या में जाते हैं और वहाँ की धरती पर दबाव बढ़ता है। तो ये जो अभी आज के हालात हैं, वो पूरी दुनिया बेपानी होकर और बाढ़ के कारण उजड़ रही है। दोनों चीजें हैं, पानी की कमी भी है और पानी की अधिकता भी है। ये जो पानी है, ये इस एक मामले में तो हमारा जीवन है, जीविका है, हमारा जमीर है, लेकिन दूसरे मामले में इसकी अधिकता आपदा है और इसकी कमी भी आपदा है। इसकी अधिकता भी प्रलय है और इसकी कमी भी प्रलय है। तो ये जो पानी की प्रलय है, ये इस वक्त पूरी दुनिया के लिए बड़ी क्राइसिस है। मैं समझता हूँ कि जब मैंने ये लिखा था तब मेरे सामने थोड़े सीड ऑफ होप थी जी कि 2050 तक हम पानीदार बने रहेंगे। अभी जो इस साल के हालात हमने देखे हैं, अरे दिल्ली का टेम्परेचर 52 डिग्री चला गया, चेन्नई, बेंगलोर सब बेपानी होकर उजड़ रहे हैं। तो यदि भारत में भी लोग बेपानी होकर उजड़ेंगे तो दुनिया की हालत तो बहुत खराब होने वाली है। क्योंकि भारत जैसे लोग देश को, बड़े देश के लोगों को किसी में ताकत नहीं है अपने अंदर बसाने की, किसी में, पूरी दुनिया में ताकत नहीं है। इसलिए भारत हमारे लिए सीड ऑफ होप है, हमारे लिए
आशा की किरणें हैं, आशा का बीज है। भारत हमारा गौरव है, स्वाभिमान है। तो भारत को बेपानी नहीं होना चाहिए। भारत को जलवायु परिवर्तन शरणार्थी नहीं नहीं बनना होना चाहिए। अभी तक नहीं बना है, जी। पर ऐसा लग रहा है कि अब बन जाएगा, क्योंकि हमारे जंगल बहुत तेजी से कट रहे हैं। हमारे माइनिंग एरिया ऐसी जगह चालू हो गए हैं भारत में, जहां पहले नो गो एरिया था कि उस जी। जंगल में कोई जा ही नहीं सकता, उसमें अब खाने चल रही हैं। सब बड़े बड़े अडानी अंबानी सब जंगलों में खाने चला रहे हैं, तो जंगलों को काट रहे हैं, जंगलों में खाने चल रहे हैं। सर पहले जन, जल, जंगल और जमीन, इनका एक सर्किल बना हुआ था, लेकिन आज ये जो सर्किल है ये कहीं दिखाई नहीं देता है। नहीं, ये सर्कल था, ये सर्कल रहेगा, ये सर्कल टूट जाएगा तो दुनिया बिखर जाएगी। जल, जंगल, जमीन, जंगलवासी, जंगली जानवर, जी ये सब जुड़े हुए हैं। जी। ये सब एक क्रम में है। इनमें से कोई भी एक टूटेगा तो दुनिया में टूटन शुरू हो जाएगी। लेकिन सर इससे जो जन है, जो जनता है, वो कहीं ना कहीं दूर होती जा रही है। हाँ, वो शिक्षा के कारण दूर हो रही है। हमारी ये जो आधुनिक शिक्षा है, वो हमें प्रकृति से तोड़ती है। जो हमारी प्राचीन विद्या थी, वो हमें जल, जंगल, जमीन के साथ जोड़ के रखती जी थी। लेकिन ये आधुनिक शिक्षा केवल हम लाभ के लिए कमाते हैं। आधुनिक शिक्षा में केवल जो लाभ है, उसके लिए हम बहुत ऊंची-ऊंची पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं, प्रतियोगिताओं में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते रहते हैं, खूब मेहनत करते हैं। लेकिन प्रकृति के रक्षण संरक्षण के लिए कोई प्रतियोगिता में आगे नहीं जाना चाहता। इसलिए ये जो आधुनिक शिक्षा है, ये आधुनिक शिक्षा प्रकृति से हमारे रिश्ते तोड़ती है, प्रकृति से हमारा मुख मोड़ती है। हमें इस बात की जरूरत है कि हम प्रकृति को प्यार करना शुरू करें। सर बात शिक्षा की चल रही है, क्या आपने कभी ये प्रयास किया है या आगे प्रयास करेंगे कि जल को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, चाहे वो स्कूली स्तर पे हो या कॉलेज स्तर पे हो? मैं पिछले 20 सालों से जल साक्षरता का पूरे देश में, सभी राज्यों में, जी सर। सभी जिलों में, सभी नगर निगमों में और सभी गांवों में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, जी उनके पाठ्यक्रम में ये शामिल हो, इसके लिए बराबर कोशिश करता रहा हूँ। मैंने एनसीईआरटी में जी बहुत कई बार जाके इसको शामिल करने की कोशिश की। एसआईआरटी में भी मैं जाके बता के आया, पर सरकारों को मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस जल की पढ़ाई को अपने पाठ्यक्रम में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरी समझ से बाहर की चीज है। सर आप प्रयास करते रहिए, आपका प्रयास एक दिन अवश्य रंग लेके आएगा। सर आपने कुओं में, बावड़ियों में पानी देखा है, हमने बोतल में पानी देखा है, आने वाली पीढ़ी किस में पानी देखेगी? देखो, ये तुम्हारा जो सवाल है, ये बड़ी निराशा वाला सवाल है, पर मैंने तो आशाओं के बीज बोए हैं। मैंने भारत की धरती पर 23 सूखी हुई, मरी हुई नदियों में पानी लेके आया हूँ। जो सूखी थी, मरी थी, अब वो सदा निरा होकर बहती हैं। मैंने ये देखा है कि चंबल में पूरी चंबल की बादियां बागियों की बंदूकों से खनखनाती रहती थी, लेकिन हमने जब वहां पानी का काम किया तो चंबल के बागियों की बंदूकें छूट गई और वो बंदूकें छोड़ के किसान बन गए, बंदूकें छोड़ के फावड़ा उठा के पानी का काम करने लगे। तो भारत में कुछ आशाएं हैं कि भारत इतने बुरे हालात में ना जाए जी कि नदी में भी पानी ना दिखे, कुएं में भी ना दिखे और बोतल में पानी दिखे, और बोतल में भी नहीं, अब आगे तो इंजेक्शन में दिखे। ये जो इंजेक्शन में दिखने का पानी का डर है, सपना है, ये दुनिया के दूसरे देशों के लिए है। भारत को ऐसी स्थिति में कभी नहीं आना चाहिए। भारत यदि अपने आप को कहता है कि वो दुनिया का गुरु था, तो गुरु के हालात इतने बुरे नहीं होते हैं। ये तो लालची लोगों के हालात बुरे होते हैं, बिल्कुल। जो प्रकृति का लालच से विनाश करते हैं। तो यदि भारत गुरु है, तो भारत पानीदार रहेगा, देखा? भारत समझदार रहेगा, भारत इज्जतदार रहेगा, भारत मालदार रहेगा। यदि भारत गुरु नहीं है, लालची है
और केवल पैसे के पीछे दौड़ रहा है और केवल पैसे के लाने के सपने दिखा रहा है और पैसे के लिए अपनी इज्जत विज्जत सब बेच रहा है, तो फिर जो तुमने कहा कि पानी हमने नदियों में देखा था, तालाबों में देखा था, हमने कुओं में देखा था, बावड़ियों में देखा था, अब वो पानी बोतल में है आज, और अब आगे आने वाले समय में यदि यही हालत रही तो इंजेक्शन की सिरिंज में चला जाएगा। पर ये जो लोगों को डराने वाला स्टेटमेंट है, ये मुझे कभी पसंद नहीं रहा जी। मैं हमेशा आशाओं के बीज बोता हूँ, पॉजिटिव। मैं हमेशा सूखी हुई मरी हुई नदियों को जिंदा करता हूँ। इसलिए मैं भारत के लोगों से ये कहूँगा कि भारत में ये कभी ना हो कि भारत बेपानी होकर लाचार बेकार बीमार बन के उजड़ के दूसरे देशों में जाए। भारत एक पानीदार राष्ट्र बना रहे। सर वाकई में आपने जल पे इतना काम किया है कि मेरे मन में बहुत सवाल हैं, लेकिन समय का अभाव है। सन 2001 में आपको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो उस समय आपको ये अनुभूति कैसी रही? तो यूं तो ये पुरस्कार केवल मुझे नहीं मिले, ये हमारे उस समाज को मिले हैं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर पानी का काम किया। और ये 2001 में मैग्सेसे से मिला, 2015 में वाटर नोबेल प्राइज मिला, स्टॉकहोम वाटर प्राइज, और 2005 में रिवर प्राइज मिला, एक के बाद जमनालाल बजाज अवार्ड मिला, और इंदिरा गांधी पर्यावरण प्रेमी पुरस्कार मिला। ये बहुत मिलते रहे हैं, लेकिन इन पुरस्कारों से बस एक ही बात अच्छी होती है कि ये पुरस्कार आपके समाज को और जिस समाज के साथ आपने काम किया उस समाज को सम्मान देते हैं, आपके काम को सम्मान देते हैं, और जब आपके काम को सम्मान मिलता है तो बेहद खुशी होती है। और इस काम से दुनिया में उस काम की एक पहचान बनती है और पहचान से आपका काम आगे बढ़ता है। सर मेरा अंतिम सवाल आपसे, जल को कैसे बचाया जाए? जल को बचाने के लिए बस एक ही तरीका है कि पहले जल से प्यार हो। जिस दिन जल से प्यार हो जाएगा उस दिन हमें जो बादल बारिश की बूंदें लेके आते हैं हमारे लिए, वो उसमें हमें अपना जीवन दर्शन दिखने लगेगा। और फिर उस पानी को बचाने के लिए हम जोहड़, बावड़ी, ताल, तलैया, पोखर पूरे देश में उनको ठीक करके उनमें उनको इकट्ठा करके रखेंगे, जिससे हमारी धरती को बुखार नहीं चढ़ेगा। जब धरती को बुखार चढ़ जाता है, यदि धरती के ऊपर ये जोहड़ तालाब नहीं होते, हरियाली नहीं होती, तुमने देखा जब तुम्हें बुखार चढ़ता है तो हमारी माँ सबसे पहले पानी की पट्टी रखती है, बिल्कुल सिर पे। तो ये जो जोहड़ तालाब है ये धरती माँ की पानी की पट्टी है। फिर जब ये पट्टी रखी जाती है तो इस पट्टी से नमी होती है और नमी से हरियाली बढ़ती है, और वो जो हरियाली है वो बादलों को बुलाती है, अपने ऊपर बरसाती है, और जो एटमॉस्फेयर में वो हरियाली है वो एटमॉस्फेयर के कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करके हमारी धरती का जो टेम्परेचर है उसको कम करती है और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाती है। इसलिए मैं अपने देश के लोगों से यही कहूँगा कि हम ये जो पानी है इसको सुबह जब दांत धोने लगते हैं तब से लेकर और सोने तक रोजाना नित्य समझदारी से इसका रक्षण संरक्षण करें। और यदि आप जीवन भर पानीदार बन के रहना चाहते हैं तो अपने गांव में, अपने शहर में जो भी वाटर बॉडी है उसमें गंदा पानी ना जाने दें। जब तक हमारा गंदा पानी और अच्छा पानी अलग अलग रहता है तब तक हम पानीदार बने रहते हैं। आज सबसे बड़ा दोष ये है कि हमारे अच्छे पानी में गंदा पानी मिल रहा है, तो जो अच्छा पानी था वो भी पीने के लायक नहीं बचा, नहाने के लायक नहीं बचा। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छे पानी को और गंदे पानी को अलग अलग रखें। तो ये थे हमारे साथ में सहज सरल हंसमुख जिंदा दिल इंसान, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात राजेंद्र सिंह जी। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही शख्सियत के साथ, तब तक देखते रहिए आप मौन वाणी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो अवश्य कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।